नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे मरुधरा में बिजली संकट टालने के लिए सीएम अशोक गहलोत की कवायद की। फिर बात होगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मिशन 2023 की, जिसे लेकर वो लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। साथ ही बात होगी प्रदेश के बीजेपी सांसदों की, जिनसे पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आवास पर मुलाकात की। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत संकट, संवाद और समाधान की खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने दोनों राज्यों के बीच चल रहे कोयले के मुद्दे पर चर्चा की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय द्वारा राजस्थान को आवंटित खदानें सीमित मात्रा में कोयले के साथ छोड़ दी गई हैं, इसलिए दूसरी खदानें शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि नियमों के अनुसार राजस्थान की मदद जरूर करेंगे। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मदद नहीं मिली तो प्रदेश में ब्लैकआउट हो जाएगा। नियमों का कहीं उल्लंघन भी नहीं होगा। नियमों का पूरा पालन करते हुए राजस्थान सरकार को कोयला आपूर्ति और साथ ही जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं, पर्यावरण है, इसको भी हम लोगों को पूरा ध्यान रखना है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। हमने तो अपनी बात कह दी है और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। तो पाड़ता ईस्ट और कांटा बेसिन, ये ब्लॉक में हमारा काम चल रहा है, उसकी एक्सटेंशन की बात है। और पाड़ता का जो नया 5 मिलियन टन का ब्लॉक है, उसकी बात हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पे राजस्थान के अंदर। कि 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है, 4,500 मेगावाट के, वो बंद हो जाएंगे। तो हमें बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें खुद को आना पड़ा यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा एग्जामिन करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट से और जल्दी फैसला करेंगे। वहीं तेल के बढ़ते दामों पर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों में कमी की, चुनाव के बाद फिर बढ़ा दिए। देश में महंगाई हद पार कर गई है, बेरोजगारी से हाल खराब हैं, देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, कहीं फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं ईडी के छापे पड़ रहे हैं। देश को बचाना है तो सबको सोचना पड़ेगा। देखिए ना, महंगाई हद पार कर गई है, बेरोजगारी के अंदर तो विस्फोटक स्थिति बन रही है, हाहाकार मर गया है। लोग, नौजवान लोग सड़कों पे आ रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, इनके काबू में नहीं है। अभी तो पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, कोई जवाब इनके पास में नहीं है। चुनाव खत्म होते ही कंपनियों की छूट दे दी गई है, पहले रोक लगी हुई थी। ये इनकी राजनीति है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे चुनाव से करीब 18 महीने पहले फिर से एक्टिव हुई हैं। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भी वसुंधरा राजे शामिल हुई। गुरुवार को राज्य ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मुलाकात की। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश की राजनीति और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राजे की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। दिल्ली में वसुंधरा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और अन्य पार्टी नेताओं से भी मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम राजे ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा से भी भेंट की। इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में भी वसुंधरा राजे शामिल हुई थी। और अब बात मिशन 2023 की। बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है।
कल श्रीगंगानगर से पन्ना प्रमुखों के महाअभियान का आगाज होगा, जिसके तहत बीजेपी 6 अप्रैल तक 52,000 बूथों के पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करेगी। पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर के पन्ना प्रमुखों और शक्ति केंद्रों का सम्मेलन आयोजित करेगी। दरअसल पन्ना प्रमुखों की तैनाती पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के सभी बूथों पर पन्ना प्रमुखों को नियुक्त कर दिया जाएगा। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी में 30 वोटर होंगे। पन्ना प्रमुख का काम अपने बूथ के 30 मतदाताओं से अधिक वोट डलवाने की होगी। तरीके से पार्टी की लगातार जो गतिविधियां चलती है उनकी सक्रियता और चुनाव में वो और ज्यादा मुखर होकर काम करें, तो ये पार्टी का एक ऐसा महत्वाकांक्षी अभियान है जिसमें 52,000 बूथ हैं हमारे। अभी तक लगभग 42,000 बूथों तक हमारी पहुंच थी। हमारी कोशिश है 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है, इस दिन तक हम लोग पन्ने तक पहुंच जाएं तो राजस्थान के सभी 52,000 बूथों तक पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति ये इस अभियान के जरिए होगी। 26 मार्च से इसकी लॉन्चिंग होगी। कल मैं गंगानगर से लॉन्चिंग करूंगा। 4 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेगा और 6 अप्रैल को पार्टी का पूरे प्रदेश भर के शक्ति केंद्रों का सम्मेलन में इन पन्ना प्रमुखों की विधिवत नियुक्ति हो जाएगी। राजस्थान के बीजेपी सांसदों से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रेकफास्ट पर अपने आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कई बिंदुओं पर सांसदों के साथ चर्चा की। केंद्र की योजनाओं को राज्य में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, जन जन तक पहुंचाना है, इस पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज राजस्थान बीजेपी के सांसदों की बैठक चल रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास से निकलना शुरू कर दिया है और जब भी संसद का सत्र चलता है उस दौरान अलग अलग राज्य के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नाश्ते पर चर्चा करते हैं। केंद्र की क्या योजनाएं हैं, उन्हें राज्यों में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उनको इम्प्लीमेंट करने में किस तरीके की कोई समस्या आ रही है, उस पर भी चर्चा की जाती है। और तमाम जो सांसद हैं वो अपने राज्यों से जुड़ी बातें प्रधानमंत्री के समक्ष रखते हैं, समीक्षा की जाती है और इसके साथ ही केंद्र की योजनाओं को राज्यों में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है उसको लेकर भी चर्चा की जाती है। इसी को लेकर आज राजस्थान बीजेपी के सांसद ब्रेकफास्ट पर पहुंचे थे। करीबन 2 घंटे ये बैठक चली और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई। हालांकि एक शिष्टाचार बैठक थी, लेकिन अपने राज्यों से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो प्रधानमंत्री के समक्ष सांसदों ने रखी और प्रधानमंत्री ने भी सांसदों की सभी बातें सुनी और आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार करनी है इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने सांसदों को टिप्स दिए। राज्य में केंद्र की योजनाओं को आगे किस तरीके से लेके जाना है। राजस्थान बीजेपी सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा कि आज राजस्थान के सभी साथी सांसद गणों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सकारात्मक और सुखद वातावरण में वार्ता का अवसर मिला। मोदी जी अपना विजन उदारता से साझा करते हैं, उनमें पक्ष विपक्ष का भेदभाव नहीं है। राजस्थान विधानसभा में आज सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किया गया। साल 2019 के लिए विधायक ज्ञानचंद पारख, साल 2020 के लिए विधायक संयम लोढ़ा और साल 2021 के लिए विधायक बाबूलाल और विधायक मंजू देवी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ रहे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। हर वक्ता के साथ साथ समर्पित समाज सेवक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आप निरंतर 11वीं ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानचंद पारख, संयम लोढ़ा, बाबूलाल और मंजू देवी, इनको अलग अलग साल के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए सम्मानित किया गया आज।
और साल 2019, 2020, 2021 के लिए, साल 2019 के लिए ज्ञानचंद पारख, 20 के लिए संयम लोढ़ा और साल 2021 के लिए 2 विधायकों को सम्मानित किया गया, बाबूलाल और मंजू देवी। विशिष्ट अतिथि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और वहां की सीएम ममता बनर्जी के तल्खी भरे रिश्तों की बात हम सब जानते हैं, लेकिन जयपुर में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बड़े सधे अंदाज में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रिश्तों के बारे में बताया। मौका था विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल और विधायकों की भूमिका विषय पर सेमिनार का, जिसमें धनखड़ ने कई मौके पर उन गलतफहमियों के बारे में बताया जो उनके और ममता बनर्जी के बीच हो जाती हैं। हालांकि धनखड़ ने यह जरूर कहा कि राज्यपाल के पास भले ही कोई खास अधिकार ना हो, लेकिन उन्हें संविधान की मर्यादा के मुताबिक काम करना पड़ता है। जो राजनीतिक पद पर लोग बैठे हैं केंद्र में या किसी प्रांत में, उतना न तो लवाजमा होता है न अधिकार होते हैं। He has to be on occasions one man army। तो मैंने ये कोशिश की। मेरा कहने का मतलब यह है कि I have to act as a friend, guide and philosopher to the government। मेरा सबसे बड़ा साक्ष्य ममता जी हैं। फेस टू फेस कहूँगा तो मुख्यमंत्री की हैसियत डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी होती है, उसके पीछे जनता का दम है। इस सेमिनार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सत्ता होने पर अमूमन मुश्किलें आती हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा माहौल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। कई बार सरकारें जो है केंद्र में भी राज्य में एक पार्टी की होती है, काम आसान होता है। अलग अलग पार्टी की होती है, काम बड़ा मुश्किल होता है। राजस्थान का सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर जो भी गवर्नर आए हैं, सरकारें किसी की रही हो राज्य में या केंद्र में, पर जो सरकार के साथ में संबंधित थे राज्यपाल महोदयों के, मैं समझता हूँ कि बाई एंड लार्ज बहुत अच्छे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में कुछ भी हो, पक्ष विपक्ष के आपस में संबंध भी अच्छे रहते हैं, व्यक्ति से भी और असेंबली के अंदर भी। ये हमारी महान परंपरा है। और उदाहरण एक 28 तारीख को हम लोग पक्ष विपक्ष सभी लोग मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री निवास पर रात्रि भोज पे मिल रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली से बाड़मेर जाने वाले यात्रियों के लिए क्या है खुशखबरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उस व्यक्ति से जुड़ी जो एक बच्चे को लेकर आया था दूर गांव से, जो उस बच्चे से मजदूरी करवाता था, जिसने उस बच्चे पर हर वो अत्याचार किया जो नहीं करना चाहिए था। बेरहम मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। बाल श्रमिक को प्रताड़ित करने वाला गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की। चूड़ी कारखाने का बेरहम मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कारखाना मालिक मोहम्मद रियाज को धर दबोच लिया है। बिहार से लेकर, ये 12 साल के बच्चे को बिहार से लेकर आया था। 7 महीने से उसे यातनाएं दे रहा था। मोहम्मद रियाज इस कारखाना मालिक का नाम है। मासूम बच्चे से ये कुकर्म करता था। बच्चे ने पड़ोसियों को छत पर जाकर ये तमाम अपने ऊपर गुजर रही इस कहानी को बताया, आप बीती बताई। आरोपी रियाज की पत्नी रूही पहले ही गिरफ्तार हो चुकी है और अब ये रियाज भी पुलिस के शिकंजे में। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, अब ये बेरहम मालिक, ये या यूं कहें ये दरिंदा
पुलिस के शिकंजे में। किस तरह ये कार्रवाई की गई, कैसे इसके गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंचे? देखिए, आखिरकार 2 दिनों के बाद शराबी काटने के बाद मोहम्मद रियाज जो है आज शास्त्रीनगर थाना पुलिस की गिरफ्त में है। 2 दिन पहले जब 21 तारीख को ये मामला सामने आया था, उसके बाद में इसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, इसके परिवार के लोगों को भी डिटेन किया गया, उनसे लगातार पूछताछ की गई, इसके मोबाइल कॉल डिटेल्स को खंगाला गया, जिसके बाद मोहम्मद रियाज के ऊपर दबाव पड़ा और उसके बाद उसके पुलिस ने जो है आज उसको गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 7 महीने पहले मोहम्मद रियाज बिहार से अपने ही गांव के रहने वाले 12 साल के मासूम को जयपुर लेकर के आया था। यहीं पर उसने मकान के तीसरी मंजिल पे जो चूड़ी बनाने का कारखाना था, वहां पे कई घंटों तक इस मासूम बच्चों के साथ में मजदूरी करवाई, उसके साथ कुकर्म किया, उसके साथ में मतलब अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। गर्म चिमटे से उसके पैरों को दागा गया ताकि वो भाग न सके। उसके जो चाकू से जो उसके पैरों के तलवों को उसकी खाल छील दी गई। मतलब पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा ताकि जिसके ऊपर कोई चोट का निशान ना हो। आखिरकार बच्चा जो है पड़ोसियों की मदद से पुलिस तक पहुंचा, चाइल्ड हेल्पलाइन ने मदद की और अब जो है बच्चा चाइल्ड होम में है और वहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और दिलीप सिंह शेखावत जो SHO के नेतृत्व में मोहम्मद रियाज। लेकिन सवाल विष्णु, ठीक है पुलिस अब अपनी पीठ थपथपा रही होगी, शाबाशी दे रही होगी खुद को, लेकिन सवाल ये भी ना LIU कहाँ थी, पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ थी? इतने महीनों से बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा था। बड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो जगह है जो चुनते हैं, ये लोग जो जगह चुनते हैं वो ऐसी जगह। ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। एक बाप पर अपनी ही बेटी से बार बार दुष्कर्म का संगीन आरोप लगा। रिश्तों को शर्मसार करने वाले इस मामले का खुलासा MP के रतलाम के जावरा में हुआ, जहां पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इसके बाद पीड़िता की मां उसे कोटा लेकर आ गई, लेकिन कोटा में भी मां के प्रेमी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पीड़िता को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। काउंसलिंग के दौरान बाल कल्याण समिति की टीम को पीड़िता ने आपबीती सुनाई और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। फिलहाल पीड़िता को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। वहीं इस मामले में मां की भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है। काउंसलिंग में पीड़िता ने बताया कि मां भी आए दिन उसके साथ मारपीट करती थी। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अनुसंधान का हिस्सा है। अभी FIR दर्ज हुई है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। कल या परसों में घटनाक्रम शुरू किया गया था जांच करने का, तो 1-2 दिन में ये मालूम पड़ेगा कि कितने लोग इस दुष्कर्म में शामिल थे। दिल्ली से बाड़मेर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। कोविड महामारी के चलते पिछले 2 साल से बंद पड़ी दिल्ली बाड़मेर ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर कैलाश चौधरी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि लंबे समय से दिल्ली में रहने वाले राजस्थान के प्रवासी लोगों की मांग थी कि ट्रेन फिर से शुरू की जाए। कैलाश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। उन्होंने इस ट्रेन को दोबारा से शुरू किया। उन्होंने कहा ये बात, इससे दिल्ली से बाड़मेर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कैलाश चौधरी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता रचना ने। 2 साल के बाद मलानी एक्सप्रेस का शुरुआत आज से फिर हुई है और कृषि केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर दिल्ली से इसे रवाना किया है। जो लोग दिल्ली से बाड़मेर जाना चाहते हैं या फिर जयपुर जाना चाहते हैं, राजस्थान के किसी भी स्टॉपेज पर जो जाना चाहते हैं, जो प्रवासी है यहाँ पर, उन लोगों का क्या कहना है, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि कोविड के चलते 2 साल से ट्रेन बंद थी, आज से फिर शुरू हो गई, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी हो रही है कि जो कनेक्टिविटी है वो एक बार फिर से बढ़ेगी? खुशी का तो लम्हा आप दे सकते हो कि हजारों की संख्या में आज प्रवासी भाई यहाँ पहुंचे हैं कि विशेष तौर पे बालोतरा और बाड़मेर की तरफ जाने वाले प्रवासियों को काफी दिक्कतें हो रही कई समय से, और मंत्री जी के पास में कई समय से प्रवासी भाई निवेदन लेके जा रहे थे कि मलानी एक्सप्रेस वापस स्टार्ट होनी चाहिए, और उसी के चलते मंत्री जी का बड़ी अत्यंत प्रयासों से आज मलानी एक्सप्रेस चालू है। सभी की खुशी पे चेहरे के आप देख सकते हो कि सभी आज खुश है। आप बताएं अंकल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा मैम, लोग बहुत परेशान से गाड़ी बंद होने के कारण अब जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, बालोतरा के लिए बहुत खुशी की बात है। नई ट्रेन चौधरी साहब ने जो चालू की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हो सारे प्रवासी राजस्थानी जो आज खुशी की लहर है।
तो आपको लगता है कि अब इससे व्यापार भी बढ़ेगा, जो व्यापारी है वो आसानी से पहुंच पाएंगे? बिल्कुल मैम, व्यापार भी बढ़ेगा। आप बताएं। लोगों में आना जाना में सुविधा बढ़ी है, इसलिए व्यापारी भी खुश है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब के लोग जो यहाँ पर प्रवासी दिल्ली में रहते हैं या जो हमारे वहाँ के लोग राजधानी के लिए आना चाहते हैं, तो चाहे वो जयपुर आना चाहे चाहे दिल्ली आना चाहे, इस दृष्टि से ये ट्रेन बहुत ही उपयुक्त है। और इस का नज़ारा आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए और रवाना करने के लिए। तो मैं इस अवसर पर पुनः माननीय मंत्री जी, रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सुशासन के लिए नवाचारों को लेकर आज मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीसी के जरिए जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों की बैठक ली। बैठक में अलग अलग जिलों के जिला कलेक्टर्स ने नवाचारों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अनूठी प्रतियोगिता में हौसलों की छलांग।